हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहॉ ने मास्टर डैंगोंग के साथ मिलकर सन मून एम्पायर के एक आर्मी कैंप को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से मास्टर जोंगली लिन हाई के साथ मीटिंग करने के लिए यहाँ कमांडर कैंप के अंदर आ चुका था। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि यूहॉ ने पहले वहाँ पर उस कैंप के आसपास एक बैरियर क्रिएट किया था कि बाहर की आवाज कैंप के अंदर ना आ सके। उसके बाद वो अपने स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म के गेट को ओपन करते हुए अपने सारे दोस्तों को यहाँ सन मून एम्पायर कैंप के अंदर बुलवा लेता है, जिन्होंने सरप्राइज अटैक करके होली स्पिरिट चर्च की हालत खराब करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी जो कि तांगिया के साथ फाइट कर रहा है, वो उसके खिलाफ अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, जिस पर जू सेंशी मिस्टर बीबी से कहता है कि जरा संभल कर। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर जू सेंशी मिस्टर बीबी से कह रहा था कि तांगिया इस वक्त इविल एनर्जी के कंट्रोल में है। तुम अगर उसे जगाना चाहती हो तो पहले उसे हराकर शेक एकेडमी ले जाओ, वहाँ पर हम उसे जगा देंगे। इस तरह से खुद की जान को खतरे में मत डालो। जो सुनकर मिस्टर बीबी ने भी फन से अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से मिस्टर बीबी तो काफी कुल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के आसपास गोल्डन लाइटनिंग थी और वो अब जाकर मिस तांगिया के साथ फाइट करने लगा, जहाँ पर मिस तांगिया अपने मन में कह रही थी कि इस लड़के की ये लाइटिंग पावर मुझे सरप्राइज कर रही है, मुझे जल्दी से इसे हराना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी अपनी फिफ्थ सोल स्किल ड्रैगन एम्परर ब्रेकिंग इविल टेक्निक को एक्टिवेट करके फिर से तांगिया पर हमला कर देता है, जिस स्पिरिचुअल ड्रैगन से हिट होते हुए मिस तांगिया उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने लगी। साथ ही हवा में हम देखते हैं कि उसने फिर से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास ओवरलोड स्पीयर को एक्टिवेट कर लिया था, ताकि वो इसके इस्तेमाल करते हुए मिस्टर बीबी पर हमला कर सके। ये देखकर जू सेंशी तो मिस्टर बीबी के लिए परेशान हो गया, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बीबी जू सेंशी से कहता है कि फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मिस्टर बीबी के पास पहले से एक प्लान था। हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ पर तांगिया को उसी के ब्लू सिल्वर ग्रास के अंदर जकड़ लेता है, जिसकी वजह से मिस तांगिया मूव नहीं कर पा रही थी और मिस्टर बीबी धीरे धीरे चलता हुआ यहाँ पर तांगिया के पास आने लगा, जहाँ वो मिस तांगिया के सामने आते हुए अपनी ट्रू मार्शल बॉडी टेक्निक को डीएक्टिवेट करते हुए मिस तांगिया से कहता है कि शांत हो जाओ, ये मैं हूँ मिस्टर बीबी। जो कहने के बाद मिस्टर बीबी अपनी लाइट होली ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करके धीरे धीरे यहाँ पर मिस तांगिया के स्पेयर के अंदर इंजेक्ट करने लगा, ताकि वो उसकी बॉडी के अंदर पहुंच सके। ये लाइट होली ड्रैगन की स्पिरिचुअल एनर्जी मिस तांगिया की बॉडी के अंदर मौजूद इविल एनर्जी को सप्रेस करने के लिए जरूरी थी, जो कि काम भी कर रही थी, क्योंकि मिस तांगिया को अपने पुराने विजन आंखों के सामने दिखाई देने लगे। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर कौन हो तुम, प्लीज मेरे पास मत आना। ब्लू सिल्वर ग्रास होली मेडन को अब डर लगने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर बीबी जो कि धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ते हुए तांगिया से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, आखिर मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ, तुम हमेशा मेरी तांगिया थी और तांगिया ही रहोगी। ये सब बोलते हुए मिस्टर बीबी ने फरज से मिस तांगिया को हक कर लिया था, जहाँ पर वो उससे प्यार से कहने लगा कि ये मैं हूँ, मेरे लिए जाग जाओ। मिस तांगिया की बॉडी के अंदर मौजूद इविल एनर्जी भी धीरे धीरे करके सप्रेस होने लगी थी, उसकी आंखें वापस से नॉर्मल हो जाती है। वो मिस्टर बीबी को हक करने वाली थी, साथ ही साथ उसने अपनी पावर्स भी डीएक्टिवेट कर ली थी, लेकिन चूंकि वो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इसी कमजोरी के कारण अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी, जहाँ मिस्टर बीबी उसे गोद में पकड़कर संभालते हुए कहता है कि सब खत्म हो गया, अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, हम जल्दी वापस घर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहॉ भी ये सारा नजारा देख रहा था कि कैसे बाहर की तरफ खतरनाक जंग चल रही है, लेकिन कमांडर टेंट के अंदर मौजूद मास्टर जोंगली वू और उनके साथियों को तो इस बारे में जरा सा भी नॉलेज नहीं। मास्टर जोंगली वू तो यहाँ पर लिन हाई और अपने बाकी के सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कह रहे थे कि लिंक सोल गाइडेंस डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करो, हमारी जितने भी सर्वेलेंस सोल गाइडेंस है उन सबको टियानहुन एम्पायर पर नजर रखने के लिए बोलो, जो भी हलचल हो मुझे उन सब चीजों के बारे में रिपोर्ट चाहिए। इसी तरह वो जंग की तैयारियां कर रहे थे, अचानक से उन्हें एक बात का एहसास हुआ और वो शौक होकर फिर से अपनी जगह पर खड़े हो गए, जो देखकर बाकी के सब लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। मास्टर जोंगली वो कहने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिस पर लिन हाई सवाल करते हुए कहता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर मास्टर जोंगली वो बताता है कि बाहर की तरफ कुछ जरा ही खामोशी है। यही बोलते हुए मास्टर जोंगली वो फन से अपनी लाइट सोल्जर्स के साथ तेजी से कमांडर टेंट से बाहर की तरफ आने लगे, जहाँ पर वो देखते हैं कि बाहर की तरफ किसी ने एक साउंड बैरियर क्रिएट किया हुआ था, इसी वजह से उन्हें कोई आवाज नहीं आ रही थी, जबकि बाहर की तरफ तो उनका कैंप ऑलमोस्ट तबाह होने की कगार पर पहुंच चुका है। इस सरप्राइज अटैक ने तो वाकई में उन्हें सरप्राइज कर दिया था। दूसरी तरफ यूहॉ अपने मन में यहाँ पर मास्टर जोंगली वो को देखते हुए कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, मास्टर जोंगली वो को इस सरप्राइज अटैक के बारे में मालूम हो चुका है, जबकि अभी तक मेरे दोस्त यहाँ से रिट्रीट करके वापस नहीं गए। मुझे कुछ करना होगा, मुझे मास्टर जोंगली वो को रोकना होगा, ताकि मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा समय दिलवा सकूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली वो जो कि उस साउंड बैरियर को तोड़ चुके थे, तभी अचानक उनके सामने यहाँ पर फॉल्स फेस आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि सेक्ट लीडर बहुत बुरी खबर है, दुश्मन ने हम पर हमला बोल दिया।
ये सुनकर मास्टर जोंगली वो जवाब देते हुए कहता है कि गधे, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास आंखें नहीं, मैं भी देख पा रहा हूँ। साथ ही सर वो अपने इलाइट सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चलो मेरे साथ आओ, हमें दुश्मन का मुकाबला करना है। ये कहती वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें देखकर दूसरी तरफ यूहो ने भी अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करके अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें भी मालूम हो सके कि मास्टर जोंगली वो की तरफ आ रही है। ये सब दिखाने के बाद यूहो ने भी फरस से मास्टर जोंगली वो को फॉलो करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जोंगली वो जैसे ही मैदान के बीच में आए तभी अचानक उनके सामने नेदरवर्ल्ड डोलो तीसरे के साथ हिट होकर नीचे की तरफ आ गिरे, जिनकी हालत तो एल्डर सोंग ने काफी जरा खराब कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्क लाइटनिंग डोलो भी आसमान से नीचे की तरफ गिरने वाला था, तभी अचानक मास्टर जोंगली वो से संभाल लेते हैं। वो खून की उल्टियां करते हुए मास्टर जोंगली वो को देख रहा था। इससे पहले कि वो मास्टर जोंगली वो से कोई भी बात कर पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ एल्डर सोंग ने फिर से अपने 9 सोल स्किल एमरल्ड ईगल 1000 स्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जहां पर हम देखते हैं कि कई सारे स्लैश अटैक्स मास्टर जोंगली वो और उनके साथियों पर लगने लगे, लेकिन मास्टर जोंगली वो उन सबको अपने साथ साथ प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही सर वो गुस्सा होते हुए फिर से अपनी जैकेट उतारते हुए कहते हैं कि चलो दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और इन्हें यहीं पर चाल से मार डालते हैं। ये सब बोलते हुए मास्टर जोंगली वो अभी फाइट के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी अचानक उनके सामने मास्टर यान आ गए, जो कि अपने ब्राइट फिनिक्स की 9 सोल स्किल फिनिक्स डिसेंट टेक्निक एक्टिवेट कर लेते हैं। मास्टर यान को देखकर तो मास्टर जोंगली वो भी गुस्सा होते हुए कहता है कि ये तो ब्राइट फिनिक्स डोलू मास्टर यान है। उसे यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखकर मास्टर जोंगली वो को कुछ जरा ही गुस्सा आ गया था। साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर यान का वो पावरफुल बीम अटैक इसी के साथ मास्टर जोंगली वो की तरफ आ रहा था, और इससे पहले कि मास्टर जोंगली वो उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए खुद को तैयार कर पाते तभी अचानक यूहो सामने की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये सेट लीडर मुझे आपकी मदद करनी थी। और ये कहती है हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो फॉल्स फेस बनते हुए यहाँ पर मास्टर यान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन यूहो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो पावरफुल बीम अटैक कोई जरा ही खतरनाक था। फॉल्स फेस उसे ब्लॉक नहीं कर पाया और वो यहाँ पर उस अटैक के कारण मारा गया। साथ ही हम देखते हैं कि वो फ्लेमिंग बीम अटैक सीधे जाकर मास्टर जोंगली वो को भी हिट कर देता है, जिन्हें ब्लॉक करने में उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। साथ ही सर हमें देखने को मिलता है कि यूहो तो बिल्कुल सही सलामत था और वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में मास्टर यान के पास आ जाता है, जहाँ पर वो मास्टर यान से कहने लगा कि चले आपको भी यहाँ से निकलना होगा, मैं सबसे आखिर में जाऊंगा क्योंकि मुझे स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म के गेट को मेंटेन करना है। लेकिन मास्टर यान यूहो से कह रहे थे कि नहीं तुम पहले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। यूहो तो मास्टर यान के लिए फिक्रमंद हो रहा था, लेकिन एल्डर सोंग यूहो से कहती है कि फिक्र मत करो, मास्टर यान पर भरोसा करो, वो एक सुपर डोलू है। जो सुनकर यूहो भी एल्डर सोंग की बात मानते हुए अपने साथियों के साथ फौरन से स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म के अंदर चला गया। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यान और एल्डर सोंगली वो दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ टकरा गए थे, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। जिस एनर्जी ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण मास्टर यान और मास्टर जोंगली वो दोनों ही पीछे की तरफ दिखे ले गए थे। मास्टर यान जैसे ही संभल कर खड़े होते हैं तभी अचानक वो देखते हैं कि सामने की तरफ से 6 लाइट वॉरियर तीसरे के साथ उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मगर ये देखकर मास्टर यान जरा से भी परेशान नहीं होते, वो काफी आसानी के साथ उन 4 वॉरियर के अटैक्स को तो डॉज करके तीसरे के साथ हवा में आ गए। तभी बाकी के 2 वॉरियर ने यहाँ पर अपनी चेन्स को क्रिएट करके तीसरे के साथ मास्टर यान पर हमला करते उनको हाथों से पकड़कर जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मास्टर यान ने तो काफी आसानी के साथ उन दोनों को भी किक करके पीछे की तरफ पटक दिया था। ये सब कुछ ऊपर से मास्टर जोंगली वो और साथ ही साथ ज़ेंगपेंग भी देख रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ेंगपेंग भी अपने साथियों की मदद करने के लिए तीसी के साथ नीचे की तरफ आते हुए यहाँ मास्टर यान पर हमला करने लगा, जिसके पंजे को अपने बहुत ही करीब से डॉज करते हुए मास्टर यान कह रहा था कि काफी अरसा हो गया स्कॉर्पियन टाइटल डोलू ज़ेंगपेंग तुमसे मिले हुए। इसी के साथ ज़ेंगपेंग और मास्टर यान के दरमियान यहाँ पर काफी खतरनाक फाइट होना शुरू हो गई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेंगपेंग का साथ उसके इलाइट वॉरियर्स भी दे रहे थे, लेकिन मास्टर यान यहाँ पर अपने सेक्रेट फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके उन सबको पीछे की तरफ पटक देता है, जो करने के बाद वो आसानी के साथ उड़ते हुए दोबारा से ज़ेंगपेंग के सामने आ गए, जहाँ पर ज़ेंगपेंग कह रहा था कि मास्टर यान मैं देख पा रहा हूँ कि तुम अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो, तुम ज्यादा देर अब हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। ये कहती वो अपने पंच को तैयार करके तीसी के साथ मास्टर यान पर हमला करने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये तो उसकी सिर्फ गलतफहमी थी, क्योंकि तभी अचानक मास्टर यान ने अपने 7 सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। जिस मार्शल सोल ट्रू बॉडी टेक्निक की वजह से मास्टर यान काफी कूल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। वो आसानी के साथ ज़ेंगपेंग के पंच को ब्लॉक करते हुए कहते हैं कि ज़ेंगपेंग लगता है कि पिछली बार यूहो ने तुम्हें अच्छे से धोया नहीं, जो तुम उसकी मार भूल गए और दोबारा से पिटने के लिए आ गए। ये सब बोलते हुए मास्टर यान उसे सर से पकड़कर पहले जमीन पर पटकते हुए टिप्पा खिलाकर साथ ही साथ उसके पेट पर किक और पंच करते उसे पीछे की तरफ दीवारों पर दे मारते हैं। मास्टर जोंगली वो तो यहाँ पर अपने साथियों को इस तरह से पीटता हुआ देखकर काफी जरा गुस्से में आ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने फिर से मास्टर यान पर हमला करने के लिए अपनी 8 सोल स्किल डेड गॉड नीडल
नीडल टेक्निक को एक्टिवेट करके फिर से मास्टर यान पर हमला कर दिया था, जिस अटैक से मास्टर यान बीच हवा में हिट हो गए और इसी वजह से वो खून की उल्टियां करने लगे। लेकिन मास्टर यान हार नहीं मानता, वो इंजर्ड होने के बावजूद भी अपने 6 सोल स्किल फिनिक्स फेदर बर्निंग हेवन टेक्निक को एक्टिवेट कर जिन फेदर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जोंगली की डेड गॉड नीडल टेक्निक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जोंगली भी काफी जरा गुस्से में थे, जहां पर वो चिल्लाते हुए अपना पूरा जोर लगाकर कहते हैं कि यान शियाओजी, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें भी फाल्स फेस के पास पहुंचा दूंगा। जो कहते हैं उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया था और इसी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मास्टर यान डेड गॉड नीडल से दोबारा से हिट हो गए। वो इस अटैक के कारण बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, जख्मों से लथपथ वो अपने पैरों पर खड़े हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली और उनके साथ ने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा था। इसलिए मास्टर जोंगली मास्टर यान से कहता है कि हार मान लो, तुम ऑलरेडी मेरी डेड गॉड नीडल से हिट हो चुके हो, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। ये सब बोलते हुए अपनी लाइट सोल्जर्स को मास्टर यान पर हमला करने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जख्मी हालत में मौजूद मास्टर यान यहाँ पर गहरी सांसें लेते हुए कह रहा था कि जब मैंने पीछे रुकने का फैसला किया तब भी मेरा यहाँ से जिंदा जाने का कोई इरादा नहीं था। अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं तुम सब लोगों को भी अपने साथ ले मरूंगा। ये कहते वो गुस्से के साथ चिल्लाते हैं, जहाँ पर उनकी बॉडी से एक अजीब तरीके की फ्लेम निकली। हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर यान ने अपने 8 सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ पर उनकी पिरामिडियल फिनिक्स फ्लेम उनकी बॉडी को कवर करके जला रही थी और उनका ऑरा किसी फ्लेम में कन्वर्ट हो चुका है। जो देखकर तो मास्टर जोंगली वो भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये आदमी क्या पागल हो चुका है जो इसने अपनी ही बॉडी को फ्लेम में जलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐसा करने की वजह से मास्टर यान को कुछ देर के लिए एनर्जी बूस्ट मिल चुका था और वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से यहाँ ज़ेंगपेंग के पीछे आ जाते हैं, जहाँ उन्होंने ज़ेंगपेंग को एक पावरफुल पंच करके नीचे की तरफ पटक दिया था। साथ ही सर वो अपने 4th सोल स्किल ब्लेजिंग जजमेंट फ्लेम का इस्तेमाल करके यहाँ ज़ेंगपेंग पर हमला कर देता है। लेकिन उस ब्लेजिंग जजमेंट अटैक को ब्लॉक करने के लिए यहाँ 2 इलाइट सोल्जर फौरन से ज़ेंगपेंग के सामने आ गए थे, जहाँ पर वो एक बैरियर का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि 2 और इलाइट वॉरियर मास्टर यान के पीछे भी पहुंच जाते हैं, जो कि शील्डिंग बैरियर फॉर्मेशंस बनाकर मास्टर यान को अंदर की तरफ जकड़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर चूंकि मास्टर यान चारों तरफ से फंस चुके हैं और हर तरफ से इलाइट वॉरियर्स अपने बैरियर्स का इस्तेमाल करते उन पर प्रेशर लगा रहे थे, तो इसी वजह से मास्टर यान अपनी जगह से हिल नहीं पाते और चूंकि पहले ही उन्होंने अपनी बॉडी को जलाकर कमजोर करना शुरू कर दिया था, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर यान के ब्राइट फिनिक्स की आंखों से भी आंसू आने शुरू हो गए थे, जो कि खून के आंसू थे, जबकि मास्टर यान की बॉडी भी एनर्जी के प्रेशर की वजह से फटना शुरू हो गई थी। आखिरकार हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सब वॉरियर से मिलकर मास्टर यान को जान से मार डाला। मास्टर यान के मरने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो देखकर मास्टर जोंगली वो और उनके साथी तो काफी जरा खुश हो गए थे। मास्टर जोंगली वो अपने मन में कह रहा था कि मैंने अपने एक एल्डर फाल्स फेस की जिंदगी के बदले शेक एकेडमी के अगले मास्टर को जान से मार डाला। ये तो कमाल का सौदा हुआ। यानी कि उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि वो लोग जीत गए, मगर तभी अचानक उसे यहाँ नेदरवर्ल्ड डोलू से जानने को मिलता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास होली मेडन को भी किडनैप करके यहाँ से लेकर जा चुके हैं, जिससे मास्टर जोंगली वो को काफी जरा गुस्सा रहा था और वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से उसकी तलाश करो। शेक एकेडमी वाले हमारे सन मून एम्पायर कैंप से ज्यादा दूर नहीं होंगे, चारों तरफ शेक एकेडमी के लोगों की तलाश करो, उन्हें ढूंढकर हमें खत्म करना होगा। अगर वो जमीन के अंदर भी घुसकर बैठे हो तो उन्हें ढूंढकर निकालो और उन्हें मेरे सामने हाजिर करो। जिस पर डार्क लाइटिंग डोलो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है सेक्ट लीडर, जैसा आप कहे। साथ ही सर हम यहाँ पर जमीन पर पड़े हुए मास्टर डेंगोंग को भी देखते हैं, जो कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे शेक एकेडमी के लोगों के साथ फाइट ना करनी पड़े। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर यहाँ डेड स्पेक्टर रेल में आ जाता है, जहाँ पर यूहो अपने दोस्तों को लेकर अंदर की तरफ आ चुका था और वो अपने साथियों से कहता है कि फिक्र मत करो, वो लोग हमें यहाँ पर जाकर भी तलाश नहीं कर सकते। जब तक हम लोग स्पेक्टर लैंडेड रेल के अंदर है हम लोग बिल्कुल सेफ है। एक बार जब बाहर का माहौल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यूहो ये सब कहते हुए साथ ही सर अपने मन ही मन में मास्टर यान के लिए परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस तांग्या की इवल एनर्जी धीरे धीरे करके उसकी बॉडी पर दोबारा से काबू कर रही थी, इसी वजह से उसे तकलीफ हो रही है, जिस पर मिस्टर बीबी परेशान होने लगा था। इसलिए यूहो मिस तांग्या की बॉडी को चेक करते हुए मिस्टर बीबी को बताता है कि इवल एनर्जी मिस तांग्या की सारी बॉडी में फैल चुकी है। इवन कि मिस तांग्या की मार्शल सोल और स्पिरिचुअल सी भी उस इवल एनर्जी से बच नहीं पाई, वो उसके कब्जे में है। जो सब सुनकर मिस तांग्या के सारे दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। सबसे ज्यादा उदास तो मिस्टर बीबी हो गया था। वो यहाँ पर यूहो से कहता है कि यूहो क्या तुम्हारे पास मिस तांग्या की बॉडी से इवल एनर्जी निकालने का कोई तरीका नहीं? जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि हमें इमोर्टल हब मिस याओ ने जो एलेक्सर दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए मैं मिस तांग्या की बॉडी से इवल एनर्जी को आसानी के साथ रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन ये इवल एनर्जी पहले ही मिस तांग्या की पूरी बॉडी को कवर कर चुकी है। इवन की ये इवल एनर्जी उसकी लाइफ फोर्स के अंदर तक इंजेक्ट हो चुकी है। अगर
मैंने मिस तांगिया की बॉडी से जबरदस्ती इस इवल एनर्जी को निकालने की कोशिश की तो साथ ही साथ उसकी लाइफ फोर्स भी कम होती रहेगी, जिसका मतलब कि अगर मिस तांगिया की बॉडी से इवल एनर्जी को रिमूव भी कर दिया जाए तब भी उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। जो सुनकर तो मिस्टर बीबी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो यूहो से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर तुमने इवल एनर्जी को रिमूव कर दिया तो मिस तांगिया के पास कितना अरसा होगा। इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि अगर मिस तांगिया के पास ज्यादा अरसा भी हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक जिंदा रहेगी। ये सुनकर तो मिस्टर बीबी पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन फिर उसे मिस याओ की बात याद आई, जिसने जब मिस्टर बीबी को ये पॉइजन रिमूव करने का एलेक्सर दिया था तो साथ ही साथ उसने मिस्टर बीबी से कहा था कि जब तुम इस एलेक्सर का इस्तेमाल करते हुए मिस तांगिया की बॉडी से इवल एनर्जी को रिमूव करोगे तो साथ ही साथ उसकी लाइफ फोर्स भी खत्म हो जाएगी, यानी कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचेगा। और अगर तुम चाहते हो कि मिस तांगिया सर्वाइव करे तो उसके लिए तुम्हें ब्लू सिल्वर एम्परर को ढूंढना होगा ताकि वो अपने ब्लड लाइन को मिस तांगिया के साथ शेयर करे, साथ ही साथ उसे गाइड करने में मदद करे। सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर ही मिस तांगिया को रास्ता दिखाकर उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। जो सब याद करते हुए मिस्टर बीबी यहाँ पर यूहो से कहने लगा कि यूहो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस एलेक्सर का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी तांगिया की बॉडी से इवल एनर्जी को रिमूव कर दो। मेरे लिए 1 साल काफी होगा, चाहे मुझे जो मर्जी कीमत चुकानी पड़े, मैं हर हाल में ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को ढूंढ कर रहूंगा ताकि मैं उसकी मदद से मिस तांगिया की जिंदगी को बचा सकूं। ये सब सुनने के बाद यूहो भी इसके लिए एग्री हो गया और वो मिस याओ के दिए हुए एलेक्सर का इस्तेमाल करके मिस तांगिया की बॉडी से इवल एनर्जी रिमूव करने का प्रोसेस शुरू कर देता है, जिस प्रोसेस में मिस तांगिया की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी। यूहो डिटॉक्सिफाई एलेक्सर का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी से इवल एनर्जी को बाहर की तरफ खींच रहा था, जिस प्रोसेस से मिस तांगिया को काफी तकलीफ भी हो रही थी, साथ ही साथ उसकी सांसें भी धीमी होती जा रही है। ये सब यूहो महसूस कर पा रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मिस तांगिया की लाइफ फोर्स काफी तेजी से कम हो रही है, मुझे कुछ करना होगा। ये कहती यूहो ने फिर से अपने लाइफ गार्डियन ब्लेड को बाहर की तरफ निकाल लिया। साथ ही यूहो वहां पर अपने स्पिरिचुअल क्लोन को भी समन कर लेता है, जो कि लाइफ गार्डियन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से कुछ लाइफ एनर्जी निकालकर यहाँ मिस तांगिया की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने लगा। जो सब यूहो के बाकी के दोस्त भी देख रहे थे। यूहो यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि लाइफ गार्डियन ब्लेड की और फुल लाइफ इमिटिंग ऑरा का इस्तेमाल करते हुए मैं मिस तांगिया के थोड़ी बहुत लाइफ फोर्स को रिस्टोर कर सकता हूँ, जिससे मिस तांगिया को जीने के लिए 1 और साल मिल जाएगा। सिर्फ यही तरीका है मिस तांगिया की लाइफ स्पैन को थोड़ा सा इंक्रीज करने का, और मिस तांगिया के पास जितना ज्यादा समय होगा उतना ज्यादा बेहतर है ताकि हम लोग आसानी के साथ ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को ढूंढ सके। ये सब सुनकर मिस्टर बीबी भी काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, जहाँ पर वो बताता है कि मैंने मिस तांगिया की बॉडी से ऑलमोस्ट सारी की सारी इवल एनर्जी रिमूव कर दी है। थोड़ी बहुत इवल एनर्जी अभी भी बाकी है, लेकिन उससे हम लोग शेक एकेडमी वापस जाने के बाद रिमूव करेंगे। अभी के लिए इतना काफी होगा, क्योंकि अगर यूहो यहाँ पर ये ना करता तो मिस तांगिया की इवल एनर्जी धीरे धीरे करके उस पर काबू करते हुए आखिरकार उसे एक माइंडलेस पपेट में कन्वर्ट कर देती। जो सब जानकर तो मिस्टर बीबी काफी ज्यादा खुश होते हुए यूहो का शुक्रिया अदा करने लगा। दूसरी तरफ ज़्याओ भी यूहो से कहती है कि अब हमारा अगला स्टेप होगा ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर को ढूंढना, जिस पर एल्डर सोंग कहती है कि एक बार जब हम लोग शेक एकेडमी पहुंच जाए तो हम लोग एक बहुत बड़ा रिवार्ड ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर पर रख देंगे, जो भी उसकी खबर हमें लाकर देगा। इस तरह से मुझे यकीन है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर की तलाश कर सकते हैं। जिस पर तो यूहो और उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो सब लोग ही एल्डर सोंग का इसके लिए शुक्रिया अदा करने लगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ सन मून एम्पायर के कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जोंगली वो कह रहा था कि पूरे 3 दिन हो गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन लोगों का नामो निशान ही गायब हो गया। शेक एकेडमी के लोग आखिर हमें कहीं पर मिल क्यों नहीं रहे? जिस पर मास्टर डेंगोंग भी जवाब देते हुए कहता है कि हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की, हम लोगों से जितनी तलाश हो सके हम कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर वो शेक एकेडमी के लोग गए कहाँ, उन्हें जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। मास्टर जोंगली को तो इस बात से बेइज्जती फील हो रही थी और वो गुस्से के साथ मास्टर डेंगोंग की तरफ देखने लगा, जिस पर मास्टर डेंगोंग भी डर गया था। फिर साथ ही साथ वो हिम्मत करते हुए यहाँ पर सेक्ट लीडर से सवाल करते हुए पूछता है कि सेक्ट लीडर, चूंकि अब फाल्स फेस मर चुका है तो मुझे लगता है कि हमें उसके टेंट को हटा देना चाहिए। जिस पर मास्टर जोंगली जवाब देते हुए कहता है कि जो करना है करो। इससे मास्टर जोंगली को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डेंगोंग ये सुनकर खुश होने लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि फाल्स फेस का टेंट हटाने के बाद उसके टेंट के अंदर जितना भी सोना चांदी और रेयर मटेरियल्स होंगे वो सारे के सारे उससे मिल जाएंगे। इसलिए वो रात में ही ये काम शुरू करा देता है, जहाँ पर वो सन मून एम्पायर के सोल्जर्स का इस्तेमाल करते हुए वो सारा के सारा गोल्ड अपने टेंट की तरफ भिजवा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी यहाँ पर फाल्स फेस के टेंट के अंदर छुपा हुआ था और वो मास्टर डेंगोंग की बातें सुन रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो ने यहाँ पर खुद को सन मून एम्पायर के एक सोल्जर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो करने के बाद यूहो वहाँ पर मौजूद एक गुलदान उठाकर बाहर की तरफ आने लगता है। मास्टर डेंगोंग तो खुश होते हुए कह रहा था कि आज तो मेरा जैकपॉट ही लग गया है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो तो काफी आसानी के साथ यहाँ पर सन मून एम्पायर के एक सोल्जर का रूप लेकर आसानी के साथ उनके कैंप से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ बाहर आने के बाद यूहो अपनी उसी इल्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को एक आउल में कन्वर्ट करके उड़ते
हुए वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। कोई भी यूहो पर शक नहीं कर पाया और यूहो बिना किसी डिटेक्शन के वापस से टियानहुन एम्पायर के कैंप पर आ जाता है, जहाँ टेंट के बाहर आते यूहो वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और टेंट के अंदर पहुंचते ही यूहो की सबसे पहले नजर मास्टर यान पर पड़ी, जो कि पहले यहाँ पर पहुंचे हुए थे। यूहो ने अपने सामने जिंदा सलामत देखकर शौक होते हुए कहता है कि आप यहाँ पर कैसे। इस पर दूसरी तरफ मास्टर यान में मुस्कुराते हुए जवाब देकर कहते हैं कि मैं शेक एकेडमी का डीन हुआ, आखिर तुमने मुझे क्या समझाता, मुझे कोई भी इतनी आसानी के साथ जान से नहीं मार सकता, एस्केप करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं। जो सब जानकर तो यूहो भी काफी जरा खुश हो गया था और चूंकि यूहो यहाँ पर आ चुका है तो वो अपने स्पेक्ट्रल अंडर रेल्म की गेट को ओपन करता है, जिसके अंदर यूहो के दोस्त बिल्कुल सही सलामत थे और वो भी धीरे धीरे करके बाहर की तरफ आने लगे। एल्डर सॉन्ग बाहर की तरफ आते हुए खुश होकर कहती है कि हमारा ये ऑपरेशन रेस्क्यू पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, हम लोगों ने तांगिया को रेस्क्यू कर लिया है। दूसरी तरफ मास्टर यान भी यहाँ पर तांगिया के पास आते उसे देखकर कहता है कि तांगिया की कंडीशन जरा सही दिखाई नहीं दे रही, हमें जल्दी से जल्दी उसे वापस शेक सिटी लेकर जाना होगा, जिसके लिए ये सब लोग टियानहुन एम्पायर के कैंप से बाहर की तरफ रवाना होना शुरू कर देते हैं। जाते जाते हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर प्रिंसेस वीनस से कहता है कि आप सन मून एम्पायर की कैंप की जासूसी करना चाहती थी, ये लीजिए मैप, इसमें मैंने सन मून एम्पायर की कैंप की हर एक लोकेशन को मार्क करके रखा है, उनके गार्ड्स कहाँ कहाँ तैनात है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस मैप के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैंने सन मून एम्पायर के कुछ सोल गाइडेंस टूल्स को भी स्टोर किया था, जो कि यूहो यहाँ पर प्रिंसेस वीना को दे देता है। यूहो प्रिंसेस वीना से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये सोल गाइडेंस डिवाइसेस आपकी आर्मी को जंग जीतने में कुछ मदद कर पाए। जो सब कहने के बाद यूहो भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से रवाना हो गया। पीछे की तरफ से प्रिंसेस वीना खुश होते हुए यहाँ पर यूहो का शुक्रिया अदा कर रही थी, साथ ही साथ वो कहती है कि यूहो अपना ध्यान रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सन मून एम्पायर के कैंप पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग जब अपने टेंट के अंदर आया तो वो देखता है कि उसके टेंट में मौजूद सारे के सारे बॉक्सेस के अंदर बस सिर्फ पत्थर पड़े हुए थे, उसका सारा गोल्ड, सिल्वर और रेयर मेटल्स गायब है, यानी कि यूहो जाने से पहले वो सब कुछ भी अपने साथ लेकर जा चुका था। इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर नैनगोंग यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।